सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको नाम दिया इन्होंने प्रकृति, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ प्रकृति नाम से, 24 और 25 फरवरी को अभी हुआ ये नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे जो ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। अच्छा, ये कार्बन बाजार का क्या मतलब हो गया? उससे पहले आप समझो कार्बन क्रेडिट क्या होता है। देखो, पहले इसका इतिहास मैं आपको बता दूं कि जलवायु परिवर्तन पर 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो वहीं पे उन देशों के लिए कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की गई थी जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो ऐसे समझो कि भारत ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए, और अगर आपको पता है पेड़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, तो अगर एक साल में हमने माना कि पेड़ों ने पर्यावरण से 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, तो इसका मतलब भारत को 2 कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। ये उदाहरण से समझा रहा हूं, समझना। अब भारत के पास एक साल में कितने कार्बन क्रेडिट हो गए? 2 क्यों हो गए मैंने आपको बता दिया। अब भारत ये कार्बन क्रेडिट किसी दूसरे देश को भी बेच सकता है। किसको? जिसे कार्बन कटौती लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई हो रही हो। और ये कार्बन क्रेडिट की जो खरीद और बिक्री हो रही है ना, इसी को कार्बन बाजार कहते हैं। जिस तरह से आपको याद होगा, हमने नेट कार्बन जीरो होने का लक्ष्य कब का रखा है? 2070 का रखा है। और नेट कार्बन जीरो से क्या मतलब समझते हैं? जितना हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, पर्यावरण में कार्बन छोड़ रहे हैं, उतना ही अवशोषित कर लो। मतलब ऐसे समझो जैसे मैंने एनवायरनमेंट में हमारी इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूशन, जो भी एनवायरनमेंट में कार्बन जा रहा है, मान लो 10 यूनिट जा रहा है, तो उतने ही संख्या में, मतलब इतने सारे पेड़ पौधे में लगा दूंगा कि वो 10 यूनिट को अवशोषित कर लेंगे। मतलब जितना कार्बन हम छोड़ रहे हैं उतना ही कार्बन हम अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आपने एनवायरनमेंट में कितना कार्बन छोड़ा? 0। तो यही नेट कार्बन जीरो का मतलब हो गया। नेट कार्बन जीरो से ये मतलब नहीं है कि हम कार्बन छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है या कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां इंडस्ट्रीज भी होगी, प्रोडक्शन भी होगा, तो एनवायरनमेंट में कार्बन तो जाएगा। लेकिन जो हमने छोड़ा है, जो गया है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना छोड़ दिया उसको एब्जॉर्ब कर लोगे तो नेट कार्बन जीरो हो जाएगा। ये होता है नेट कार्बन जीरो का मतलब। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया। अच्छा, इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहां पर किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क में, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। ये आपको पता। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीत लिया है? तो आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। तो इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड की हम बात कर रहे हैं। ये आईपीएल के तर्ज पर ही शुरू किया गया था। एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे 2019-20 में शुरू किया गया था। इस बार आप देखोगे 2024-25 वाला ये इसका 6ठा संस्करण हुआ। और कहां पर हुआ ये? कोलकाता में। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टेडियम में ये हुआ, जिसको जीत लिया मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। ये कोलकाता का ही फुटबॉल क्लब है। इसने ये दूसरी बार ये खिताब जीता है। और मोहन बागान सुपर जायंट्स का ही उपनाम है मैरिनर्स। इसको मैरिनर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने किसको हराया? उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हराया है। तो ये याद रखना। मैंने कहा इसका पहला जो संस्करण हुआ था ना, इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड विनर शील्ड का, 2019-20 में हुआ था। उसको एफसी फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता था, एफसी गोवा ने। और अभी 6ठा संस्करण जो हुआ लेटेस्ट, मोहन बागान ने जीत लिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन अभी कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों का ये अभी सम्मेलन हुआ। इसका ये पहला संस्करण था। 24 और 25 फरवरी को ही हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में। और इसमें 35 देशों ने भाग लिया, जिनकी महिला सैनिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय है। उन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस तरह के टोटल 35 देश थे। और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत ये दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया?
हमारे विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन किया। थीम भी रही है शांति रक्षा में महिलाएं, एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, यानी कि वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भाई आयोजन विदेश मंत्रालय ने किया, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा? नाम से समझ में आ रहा है, शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर यहाँ पे चर्चा की गई। और एक डेटा और आया कि 31 दिसंबर 2024 तक तैनात किए गए कुल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों में से 11% महिलाएं थी। और सबसे ज्यादा महिला शांति रक्षक ये किस देश से थी? नेपाल से। कितनी? 5753। अच्छा, अगर मैं पूछूं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने की थी। ठीक है, तो ये सब याद रखना। और एक और इसी तरह का प्रश्न अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो मेजर राधिका सेन को। और अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। बाकी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की हम यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिलेगा। मेंबर कंट्रीज है 193। सबसे नवीनतम साउथ सुडान बना था 2011 में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है, पुर्तगाल से हैं। पहले सेक्रेटरी जनरल ट्रिगवे ली थे, नॉर्वे से। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी भारत से? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? तो आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज। तो जर्मनी के नए चांसलर बनेंगे फ्रेडरिक मर्ज। और ये उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से एंजेला मर्केल थी, जो कि जर्मनी की लंबे समय तक चांसलर भी रही हैं। आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा। पार्टी का नाम क्या है वैसे? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी। और अब जब वो चांसलर बन रहे हैं तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो जर्मनी में गांजे पर दोबारा प्रतिबंध भी लगाएंगे, क्योंकि जर्मनी में हमने पढ़ा भी था गांजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद इसको लीगल कर दिया गया, प्रतिबंध बैन हटा दिया गया था। तो अभी इन्होंने घोषणा करी कि बैन लगाएंगे गांजे पर ये। अच्छा, ये किनका स्थान लेंगे, या यूं बात करें इनसे पहले अभी चांसलर कौन थे जर्मनी के? ओलाफ स्कोल्ज थे। ये रहा मैप में जर्मनी। देखो, जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी होती है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, और चांसलर अब नए होंगे कौन? फ्रेडरिक मर्ज। चलो जर्मनी से फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो इनका नाम याद रखना, जॉन मैकफॉल इनका नाम है। कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वैसे आपको याद हो तो इनके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये लगभग 2 या 3 साल पहले की बात है जब ये चर्चा में थी न्यूज। तो अब वापस से मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये न्यूज फिर से चर्चा में है, क्योंकि अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनको भेजने की मंजूरी दे दी है। तो इनका नाम फिर से न्यूज में है, जॉन मैकफॉल। ब्रिटेन के हैं ये, ब्रिटेन के सर्जन और पूर्व ओलंपियन है ये। इनका एक पैर नहीं है, एक नकली पैर है। और अब ये अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो नाम इंपॉर्टेंट है इनका। ब्रिटेन की कैपिटल क्या होती है? लंदन होती है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसका नाम है मैग्मा। इसका अनावरण किसने किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने मैग्मा नाम से एक AI मॉडल को लॉन्च किया है। तो ये जो AI मॉडल है मैग्मा, ये न केवल टेक्स्ट बल्कि इमेजेस को और वीडियोस को भी समझ सकता है और उस पर काम भी कर सकता है। और इसका उपयोग कंप्यूटर विजन, लैंग्वेज, यूजर इंटरफेस, नेविगेशन और रोबोट हेरफेर सहित कई तरह के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें तो याद रखना है भैया, ये मैग्मा किसका AI मॉडल है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्थापना होती है 1975 में। फाउंडर इसके बिल गेट्स और पॉल एलन है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC और CEO हैं सत्या नडेला। उसके अलावा फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा।
अभी हाल ही में हरियाणा ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है विटनेस को सिक्योरिटी प्रदान करना। आपने देखा होगा कई बार कोई गवाही दे देता है, मूवीज में तो देखा ही होगा, असलियत में भी होता है। किसी के खिलाफ कोई गवाही देगा तो उसको धमकियां मिलने लगती है, मारा पीटी हो जाती है, गुंडे घर पे आ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो उस गवाह को प्रोटेक्शन देने के लिए ये योजना लाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये जो स्कीम है ये उन मामलों में विटनेस के लिए होगी जहां सजा जो मिल रही है वो डेथ हो या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की कैद होगी। उस कंडीशन में ये स्कीम, ये योजना लागू होगी। और ये भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं, जैसे कि धारा 74, 75, 76, 77, 78 और भी कई के तहत दर्ज मामलों पर भी ये स्कीम लागू होगी। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा भी, गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो हरियाणा ने। अब बात हरियाणा की है तो लेकर के चलते हैं आपको हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल होती है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सैनी है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर लोटस हो गया, स्टेट ट्री हो गया पीपल। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट है? इंडस वैली रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया। अच्छा, ये रिपोर्ट को कौन जारी करता है? मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इसमें बताया कि 2024 में भारत में 268 आईपीओज आए और उन्होंने टोटल $19.5 बिलियन मार्केट से उठाए, जो कि दुनिया भर के आईपीओज का 23% है। और 2024 में भारत का जो सबसे बड़ा आईपीओ जारी हुआ था वो हुंडई मोटर्स का था। कितने का आईपीओ था वो? 27,870 करोड़ रुपए, यानी कि 3.31 बिलियन डॉलर का। और ये भारत का तो सबसे बड़ा आईपीओ था 2024 में, लेकिन पूरी दुनिया में देखोगे तो ये दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था, क्योंकि इससे बड़ा आईपीओ ये जारी किया था अमेरिका की लाइनेज कंपनी ने। अच्छा, आईपीओ मतलब आपको समझ में आया? आईपीओ वैसे आपने सुन रखा होगा शेयर मार्केट में, अगर आप सुनते हो या पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मान लो, ऐसे समझो, मेरी एक कंपनी है, अपनी कंपनी का नाम क्रेक एग्जाम है और मैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। मान लो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? करंट अफेयर्स की क्विजेज बनाता हूँ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, करंट अफेयर्स के वीडियोस, और वो मार्केट में बिकते हैं अच्छी रेट्स में। ठीक है, पैसे लेता हूँ भैया, मैं बहुत मोटा पैसा लेता हूँ क्विजेज का, पीडीएफ का, वीडियोस, और सब लोग भर भर के खरीदते हैं। तो मेरी कंपनी है, मतलब, है ना। अब मेरी कंपनी को मैं शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में लिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? मेरे जो शेयर्स हैं मैं आप लोगों को बेचना चाहता हूं और उसके बदले में आप लोग मुझे पैसा देंगे। लेकिन वहां पे लिस्ट होने के लिए सबसे पहले मुझे आईपीओ लेकर के आना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मैंने कहा कि भैया हर शेयर का मैं 30 रुपए रखता हूं प्राइस, जिसको भी चाहिए ले लो। तो शुरुआत में मेरे शेयर एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए रख दी। जब मैं एक बार में लिस्ट हो जाऊंगा, आईपीओ आ जाएगा, उसके बाद मेरे शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। 30 से ज्यादा हो सकती है, 30 से कम हो सकती है, वो तो मार्केट में चलता ही है। लेकिन आईपीओ का मतलब आपको समझ में आ गया? जो भी नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है उसको सबसे पहले आईपीओ लेकर के आना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को वो ऑफर करेगी स्टार्टिंग में अपने शेयर्स को, इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह से एक एफपीओ भी होता है, एफपीओ, फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसको यूं समझो, कोई कंपनी पहले से लिस्टेड है शेयर मार्केट में, जैसे कि क्रेक एग्जाम ही है, पहले से शेयर मार्केट में अपन है, और मान लो मैंने अपने 30% शेयर पब्लिक में बांट रखे हैं, 70% मेरे पास है। अब मान लो मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, 70 में से मैं कहता हूँ कि 10% शेयर और पब्लिक को दे देता हूँ और मार्केट से पैसा उठा लेता हूँ। फिर मेरे पास 60 हो जाएंगे, मार्केट में 40 चले जाएंगे। तो मैं फर्दर पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं कि भैया 10% शेयर और मैं बांट रहा हूं, ले लो, इतनी रेट में है। तो इसे कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्रश्न है वो आईपीओ से था कि 2024 में किस देश की कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा जुटाया गया मार्केट से? तो फिर वो भारत है। अब बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम। इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा इसका असम में। तो असम के गुवाहाटी में
सुरुसजाई स्टेडियम है और अभी यहीं पे ये झुमोर नृत्य कार्यक्रम या इसको कहेंगे झुमोर बिनंदिरी कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया। तो ये झुमोर असम के चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदायों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर उन्होंने पारंपरिक झुमोर नृत्य का भी प्रदर्शन किया और अभी आपने न्यूज में देखा होगा प्रधानमंत्री ढोल बजा रहे थे, तो उन्होंने इसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वो यहीं की वो तस्वीर थी। वो जहां पर भी जाते हैं ढोल बजाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो चर्चा में रह जाते हैं, तो वो वहां पर प्रेजेंट थे। तो इस कारण से भी ये कार्यक्रम इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे एग्जाम के लिए आपको इतना सा याद रखना है कि ये झुमोर बिनंदिरी कार्यक्रम है, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? असम में, चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है हॉलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्किड, फल है काजी नीमू। लोक नृत्य में बात करें बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज यानी कि मेजर मिनरल्स के रूप में भी वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज किया? तो आंसर होगा ये सभी हैं बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज। अभ्रक मतलब माइका। तो अभी हाल ही में खान मंत्रालय ने 4 खनिजों को यानी कि 4 मिनरल्स को, वो हैं बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज, इनको लघु खनिजों से निकाल करके प्रमुख खनिजों में डाल दिया है। और ऐसा किया है वीके सारस्वत समिति की सिफारिश पर। ये नीति आयोग के सदस्य हैं वीके सारस्वत। और ऐसा करने से क्या होगा? तो इन खनिजों की खोज और वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। और आपको याद दिलाऊं, अभी बजट में राष्ट्र महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए रखे गए। ये भी थोड़ा सा डेटा ध्यान में रखना। वैसे हमारे खान मंत्री कौन है? माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं। और आपको याद दिलाऊं, अभी इसी साल खान मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्र खनन मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया था कोणार्क उड़ीसा में। और केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक मोबाइल लॉन्च किया था। कौन सा? खनन प्रहरी ऐप। ये भी ध्यान में रखना।